बिल्कुल सही। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए रुमान हाशमी साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। और चूँकि बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है जो इस वक़्त हम देख रहे हैं, और हमारे साथ फ़िरोज़ बख़्श साहब भी जुड़ेंगे, मैं उन्हें ले आऊँगा। लेकिन सबसे पहले रुमान हाशमी साहब का इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। रुमान हाशमी साहब सीनियर थैंक यू। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके अलावा मिडल ईस्ट और जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। तमाम नेशनल और इंटरनेशनल चैनल पर आप इन्हें देख सकते हैं। तो थोड़ा से और अगर रुमान हाशिम भाई थोड़ा से और अपने आप को बुलंद कर लें अगर, क्योंकि हमें नीचे थोड़ा, हाँ, बराबरी का मामला रहता है तो ठीक रहता है। जी, जी। सही है, ठीक है। मैं डायरेक्ट जो है मैं रुमान हाशमी साहब किसी तरह की बात नहीं करूँगा, सिर्फ़ अभी जो मैं सवाल कर रहा था कि अब ये जो कतर में हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या इसका फ़र्क पड़ेगा मिडल ईस्ट पे? क्योंकि अभी मैं एक तबसरा पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि इज़राइल ने पूरे मिडल ईस्ट को जंग में झोंक दिया। ये एक लाइन का तबसरा मैंने पढ़ा। देखिए ऐसा है कि अगर ये मान करके चला जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को नेतन्याहू ने ये हमले से पहले आगाह किया था, तो या आगाह नहीं किया था, कोई खास मायने नहीं रखता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की पॉलिसी इजराइल की, अमेरिका के मिडिल ईस्ट की पॉलिसी इजराइल ही तय करता है। वो एक मिलिट्री आउटपोस्ट है अमेरिका का, और जो भी काम करेगा अमेरिकन जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो तो कहते हैं कि इजराइल इज डूइंग आवर डर्टी वर्क, हमारा हमारा काम कर रहा है, गंदा काम हमारा वो क्लियर कर रहा है, साफ कर रहा है। इसलिए, और बहुत पहले मूशे दयान बड़ा इजरायली आर्मी के एमिनेंट जनरल रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं वहाँ काबीना में। मूशे दयान ने कहा था कि इजराइल को, गवर्नमेंट को, इजराइल को, आवाम को, कि इजराइल को चाहिए कि वो जंगली वहशी कुत्ते की तरह अपने दुश्मनों पे, पड़ोसियों से हमेशा वो इंगेज रखे, तभी इजराइल का एग्जिस्टेंस संभव है। अब जिसकी डॉक्ट्रिन ये हो कि इजराइल का पीसफुल एग्जिस्टेंस मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में वही खौफ छुपा है जो जिस तरीका से इजराइल वजूद में आया। इजराइल जो अश्कानाजी ज्यूज हैं, जो ज़ायनिस्ट कहलाते हैं, वाइट ज्यूज, जो ओरिजिनल ज्यूज नहीं है, जिसको मिडिल ईस्ट के मोसेस इजिप्ट के थे, वो गोरे नहीं थे। मोसेस, उनकी कौम भी कोई गोरे नहीं थे। जो गंदमी रंगत होता है वो सेमेटिक्स, प्योर कलर, अरब भी सेमेटिक्स ही है। और जो अरब है, अरब लैंड का मतलब ये तो नहीं है अब के उसमें इराक भी शामिल कर लीजिए, ये सब इराक वगैरह फारस के हिस्से थे, और सीरिया बेजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा था। तो ये जो पूरा जोन है मौजूदा अरब का ले लीजिए, और इसके आसपास का ले लीजिए आप थोड़ा, तो ये यमन ले लीजिए, साथ में है। ये जो अरब थे, ये अरब गंदमी रंगत के हैं, ये बाहर से आए, ये ज़ायनिस्ट वायलेंट तरीके से आए, यहाँ के लोकल आबादी को उन्होंने उनका कत्ल किया, उनको एक्सपेल किया उनकी ज़मीन से। जो बेन गुरियन, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल, उन्होंने ये कहा गजा के हवाले से कि जब देखा कि फ़लस्तीनियों को कोई ले नहीं रहा है, इजिप्ट नहीं ले रहा है, जॉर्डन थोड़ा सा लिया, लिबनान ने थोड़ा सा लिया, इनकार कर रहे हैं लेने से। बॉर्डर, इजिप्ट ने तो सिनाई का बॉर्डर क्लोज कर दिया, जॉर्डन ने भी क्लोज कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि फ़लस्तीनियों को उठा करके ला करके गजा में बसा दिया, कंसंट्रेशन ओपन कैंप बना करके, और वहां से अपनी मिलिट्री हटा दी। ठीक है, तो ये गजा का सिचुएशन है।
कतर पे जो अटैक किया वो निगोशिएटर थे, जो कतर और इजिप्ट में अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप प्रपोज पीस जो प्रपोजल है, पीस एग्रीमेंट जो एक्सपेक्टेड हो जाए, उसको लेके बातचीत करने के लिए जो हमास की डेलीगेशन थी, ये उनको मारने की कोशिश की गई है। इससे जाहिर है कि नेतन्याहू का मकसद साफ है कि वो पीस एग्रीमेंट में नहीं, पीस में यकीन उनका नहीं है। यही और क्यों नहीं है यकीन, वो भी साफ है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का खुद की भी ख्वाहिश है। वो एक तरफ से तो कह रहे हैं कि हम पीस एग्रीमेंट, लेकिन दूसरी तरफ से जो उनका ख्वाब है डोनाल्ड ट्रंप का, कि गजा को एक प्राइम रिजोर्ट्स में रियल एस्टेट, प्रीमियम रियल एस्टेट एक कॉलोनी में उसको बदल दिया जाए। और उनके जो दामाद हैं कुशनर और ये टोनी ब्लेयर, इंग्लैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों बैठ करके पोस्ट गजा वार का प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पे डेवलप किया जाएगा उसे, और गजा के जो फलस्तीनी हैं, जो अवाम हैं, उनको वहां से निकाल करके डिस्पर्स करके उन्हें नाइजीरिया वगैरह जो मुल्क है अफ्रीकन कंट्री में, वहां उनको जाके बसा देने का प्रोग्राम है। और इस पीस प्रपोजल में हमास तो नहीं है, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पीए भी नहीं है। फलस्तीन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, यूएन रिकॉग्नाइज्ड फलस्तीनियन अथॉरिटी लेड बाय महमूद अब्बास, वो भी पोस्ट प्रॉब्लम आई है, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आई है। अब मैं उन्हें फिर से जोड़ूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, कॉलम निगार हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के आप चांसलर हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ जुड़े कैप्टन शमशाद आलम साहब, उन्होंने लिखा है अभी जो हालत मिडिल ईस्ट में बनती जा रही है उसको रोकने के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया को खुलकर सामने आना होगा, ये उन्होंने कहा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने अपनी मॉरल वैल्यू खो दी है। ये बयान मैं इस पे कैप्टन साहब से बात करूंगा, क्योंकि एक कैप्टन ने ये बात कही है, तो मैं चाहता हूं कि ग्रुप कैप्टन की बात का जवाब ग्रुप कैप्टन। लेकिन उससे पहले मैं फिरोज बख्त साहब आए, मैं एक कमेंट उनसे भी ले लूं। और इसके अलावा हसन रिजवी साहब ने अपडेट दी है कि ईरान ने इस्लामिक लीडरान की एक मीटिंग बुलाई है और बयान दिया है कि अब वक्त आ गया है कि मुत्तहिदा तौर पर इजराइल और अमेरिका को जवाब दिया जाए। ये मीटिंग ईरान ने कॉल कर दी है। यहाँ पे ये उस पे भी हम चर्चा करेंगे इस मीटिंग को लेकर के। इसके अलावा यहाँ पे नसीर उद्दीन साहब लिखा है, नेतन्याहू ने हमास डेलीगेशन को 7 अक्टूबर का जिम्मेदार बताया है, तो क्या 64,000 को जो मारा है, 1,50,000 से ज्यादा जो जख्मी है कि प्लानिंग में भी शामिल थे 7 अक्टूबर के हमले। तो ये देखिए यहाँ अलग तरह के बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बात मुकम्मल नहीं हो पाई, मैं आ रहा हूँ हाशमी साहब। लेकिन फिरोज बख्त साहब, ये जो हमला हुआ है, मैं डायरेक्ट कुछ नहीं, कैसे देखते हैं आप कतर की राजधानी दोहा पे ये जो अटैक हुआ है? जी डॉक्टर रजवी, ऐसा है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना इसराइल और अमेरिका का, वो जबरदस्त धोखाधड़ी का है और धोखा देने का है। आपको याद होगा जब पहली मर्तबा ईरान के ऊपर अटैक हुआ था मुमताज साहब, तो इन्होंने कहा था कि भाई हम संडे के दिन जो है ईरान के डेलीगेशन से बात करेंगे, जो भी न्यूक्लियर उनकी तंसीबात थी उनके ताल्लुक से। अब ईरान वाले तो इंतजार कर रहे थे कि भाई ये जो है अपने हमसे कुछ बातचीत होगी, आगे बात बढ़ेगी, पीसफुल मैटर बढ़ाया जाएगा। लेकिन उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट को मार दिया,
उनके बड़े बड़े जनरल्स को खत्म कर दिया। तो ये इन्होंने पहले भी किया है, और जो इन्होंने कतर में किया है, मुझे समझ नहीं आता क्या इनका मतलब इनकी इनका थॉट प्रोसेस क्या है, इनकी सोच क्या है। इन्होंने ये कह के हमला किया कि वहाँ जो 6-7 ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं हमास के, ये वही लीडर्स हैं कि जिन्होंने 7 अक्टूबर प्लान किया था। तो भाई अगर 7 अक्टूबर इन्होंने प्लान किया था तो उनको पहले मार देते। भाई जब आपने उनको आपने आपने उनके ऊपर कतर में अटैक किया है, आपको पता चल गया वो कतर में है, तो आप उनको मतलब जो है टारगेट उनकी फॉलोइंग कर रहे थे, टारगेट किलिंग करना चाह रहे थे, भाई पहले कर देते। लेकिन कतर में जाके करना, तो ये बेतहाशा एक जबरदस्त धोखेबाजी का एक मिसाल कायम की है अमेरिका ने और इसराइल ने, जिसका कोई सानी नहीं है। ठीक है, जितनी भी पुरानी दुनिया है, बड़ी बड़ी वॉर्स हुई, इसमें वर्ल्ड वॉर्स हुई, धोखे हुए, लेकिन इतने बड़े धोखे नहीं हुए। ठीक है, अभी आप बात कर रहे हैं कि आप जो है ट्रम्प साहब कहते हैं हम तो हमास से बात करेंगे। अरे ट्रम्प साहब क्या मतलब उनको सठिया गए हैं या वो पगला गए हैं, मैं तो माफी चाहूंगा, लेकिन ये अल्फाज मुंह से इसलिए निकलते हैं। आप बात कर रहे हैं हमास की, हम हमास से बात करेंगे, उससे मिलेंगे, और आप हमला करवा रहे हैं हमास के उन लोगों के ऊपर कि जिनसे आप सीज फायर की बात करेंगे। ये कौन सा टोन और टेन्योर है, ये किस तरह का बिहेवियर है, ये तो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो ये जो अटैक हुआ है, अब आगे की बात 5 सेकंड और लूंगा मैं, ये जो अटैक हुआ है इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि इसमें वॉर होगी, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो इसराइल जो है, जिस तरीके से उसने ये काम किया है, जिस तरीके से उसने ईरान के ऊपर जो है अटैक किया था, जबकि बात थी कि हम पीस के लिए बात करेंगे, अमन की चैन की बात करेंगे, और आपने ईरान को तहस नहस करने की बात करी, अटैक कर दिया। तो अब इसके बड़े मैं समझता हूँ वहाँ काफी उथल पुथल इस वक्त मिडल ईस्ट में है। और ये देखिए कि कतर के अंदर तो अमेरिका की भी एक बहुत बड़ी, समझिए वहाँ उनके फौजी अड्डा भी है, उनके बहुत सारे लोग वहाँ रह रहे हैं कतर के अंदर। तो ये कुछ और समझ में वहां आ पे नहीं अलर्ट रही है। जारी कर दिया गया है, वहां पे अलर्ट जारी कर दिया है। जो एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी, उन सब जगहों पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है वहां पे, और वहां के लोगों, जो अमेरिका से लोग मुताल्लिक है, जो इजराइल से, और ये सबको अलर्ट कर दिया गया है। भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोई सड़क पे ना निकले, जहां जो है वहीं पे वो रहे और सिक्योरिटी में रहे, इंतजार करे। ये भारत ने भी ये जारी कर दिया। मैं आऊंगा फिरोज बख्त अहमद साहब में, लेकिन मैं कैप्टन साहब पास चलूंगा। कैप्टन साहब, जो बात अभी हमने कही थी कि क्या अब ये वक्त आ गया है कि ये लोग कह रहे हैं कि अब रूस को आना चाहिए, चाइना को, और ये नॉर्थ कोरिया को, अब इन सब को भी आना चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि वो देख रहे हैं कि जब तुर्की है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अगला निशाना तुर्की है, क्योंकि सीरिया के अंदर जिस तरह से कल अटैक हुए, बहुत बड़े अटैक, सुबह अटैक जो है वो सीरिया में भी हुए, और ये बताया जा रहा था कि वहां पे बहुत बड़ा जखीरा पाया था, तो इसलिए इजराइल ने अटैक किया। यानी सीरिया पर भी, जिसकी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो भी काबिले जिक्र बात है कि आप सीरिया को क्यों तबाह कर रहे हो, क्यों बार बार सीरिया को आप जो है खोखला कर रहे हो, क्या है वहां पे। तो क्या अब लग रहा, अब वहां तुर्की का भी नाम आ रहा था, तो क्या अगला नंबर तुर्की का है, और तुर्की क्या इंतजार करेगा। देखिए, क्या अगला नंबर सीरिया के बाद तुर्की का आएगा? ये शायद ना हो, क्योंकि तुर्की जो है यूरोप का हिस्सा है, और तुर्की नेटो का भी हिस्सा है, और अमेरिका को तुर्की की दरकार है, क्योंकि तुर्की की मदद से ही अमेरिका नेटो का जो सदर्न फ्लैंक है, दक्षिणी हिस्सा है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे भूमध्य सागर से ब्लैक सी जाने का जो रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस,
इस्तांबुल के पास से गुजरता है, वो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस तुर्की में से ही होके गुजरता है। और ब्लैक सी में रूस का सबसे बड़ा नेवल जखीरा रहता है। रूस के जो जखीरे जो नॉर्थ में हैं आर्कटिक सागर की तरफ, उनकी दिक्कत क्या है कि आर्कटिक में जो रूस की नेवी डिप्लॉयड है वो साल में 6 महीने बर्फ से घिरी रहती है। वहाँ से उनका निकलना काफ़ी मुश्किल है। रूस की नेवी का एक हिस्सा जो है वो बाल्टिक सागर में भी डिप्लॉयड है। लेकिन बाल्टिक का जो मुहाना है, जो समुद्र में खुलता है, जो कि इंग्लैंड की तरफ जाएगा, वो बहुत पतला है, फिर अटलांटिक में जाके खुलता है। तो रूस की नेवी बाल्टिक में भी है, लेकिन छोटी तादाद पर। रूस की नेवी के जो बड़े-बड़े वॉरशिप्स हैं, सब ब्लैक सी में डिप्लॉयड हैं और स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से निकलकर ही वो भूमध्य सागर आ सकते हैं और उसके बाद अटलांटिक की तरफ कूच कर सकते हैं। तो अमेरिका को हमेशा तुर्की की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे तुर्की कैसा भी व्यवहार करे। क्या अब हमास के सपोर्ट में रूस, चीन या नॉर्थ कोरिया आएँगे? देखिए, जब इराक जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, तो काफ़ी लोगों ने उम्मीद की थी कि शायद रूस ईरान के सपोर्ट में खुलकर आ जाएगा। लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध में गले तक कीचड़ में डूबा हुआ है। उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा हथियार नहीं है, मैन पावर नहीं है, दूसरी मिलिट्री रिसोर्सेज़ नहीं है जो कि वो अभी पश्चिम एशिया में हमास के सपोर्ट में डिप्लॉय करे। रूस के कुछ नेवल शिप्स जो हैं वो सीरिया के बंदरगाहों में डिप्लॉयड थे। लेकिन जब अल-शरा की गुरिल्लाज़ ने कब्जा कर लिया सीरिया पर, तो रूस के जो वॉरशिप्स थे, जो कि सीरिया के बंदरगाह में भूमध्य सागर में डिप्लॉयड थे, वो वापस रूस चले गए। क्या चीन आएगा मदद के लिए? चीन देखिए कई लोगों ने आज से 1 साल पहले कहा था कि चीन जो है वो ईरान की मदद में आ जाएगा। कैसे आएगा? नहीं आ सकता। चीन बहुत दूर है। चीन अगर 2 हथगोले भी भेजना चाहेगा एक पानी के जहाज से, तो उसको गुजरना पड़ेगा साउथ चाइना सी से, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, इंडियन ओशन से, अरब सागर से, फिर ओमान का चक्कर लगाकर वो पर्शियन गल्फ में जाएगा। ये सारा एरिया ऐसा पड़ता है सी रूट जिसमें यूएस नेवी का दबदबा है। चीन कोई भी मिलिट्री मदद नहीं कर सकता, ना ईरान की, ना हमास की। नॉर्थ कोरिया छोटा-सा देश है, भले ही बहुत ज़्यादा कहते हैं ढोल पीटता है, लेकिन कैसे वो मदद करेगा? देखिए, ठीक है किम जोंग उन ने 15,000 सोल्जर्स भेज दिए यूक्रेन युद्ध करने के लिए, क्योंकि वहाँ से लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन बनती थी। नॉर्थ कोरिया के वहीं से पास में ही व्लादिवोस्तोक है, ईस्टर्न रशिया में, वहाँ तक ले गए पानी के रास्ते से और फिर व्लादिवोस्तोक से रेल लाइन जो है वो पूरा मॉस्को और कुर्स्क तक जाता है। वहाँ रेल लाइन से उतार दिया नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को। वो आसान है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन वर्क काम करती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया कहाँ से ना समुद्र के रास्ते से ना लैंड रूट से कोई युद्धक सामग्री भेज सकता है हमास को या ईरान को। तो ये सब थ्योरेटिकल सोचने में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली होगा नहीं। जी। बिल्कुल और ये एक सवाल असल में होता है कि भाई मिडिल ईस्ट को कैसे बचाया जाएगा, क्या होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट पे अमेरिका की भी नजर है, मिडिल ईस्ट पे चाइना और रूस की भी नजर है। और ये ऐसी चीजें हैं कि अगर यहाँ, तो इसलिए ये किया गया है। एक और बड़ी खबर यहाँ पे आई, हसन रिजवी साहब ने अपडेट किया और उसके बाद मैं रोमान हाशिम साहब पास जाऊंगा। यहाँ पे बड़ी खबर, इजरायली परमाणु साइड यमन के रेंज में आ चुकी है। यहाँ पे बताया जा रही है, खबर आई, यमन ले लिया निशाने पर इजराइल। हूती के हमले रोक नहीं पा रहा है, सारे डिफेंस सिस्टम नाकाब हुए। यानी अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमले जो है वो बहुत तेजी से अंसारुल्लाह हूती के हमले शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। यहाँ पे आप देखिए ये बड़े हमले। इसके अलावा जयदीप सिंह गुंदेला साहब ने लिखा है कि यूरोपीय देशों के नॉर्वे एंड यूके ने भी अब कंडमनेशंस मूवी को ज्वाइन कर लिया है। ये उनकी तरफ से भाई मजम्मत हो रही है और मजम्मत की जा रही है। मजम्मत का सिलसिला बहरहाल जारी है। और यहाँ पे एक और जयदीप साहब ने कहा, कतरी सुरक्षा बलों ने अल जजीरा को घटना स्थल पर वीडियोग्राफी करने के लिए मना कर दिया है। तो ये भी खबर है। और लेकिन इससे पहले
क्या लग रहा है, मैं रुमान हाशमी साहब को बताऊंगा कि जब अमेरिकी बेस पर ईरान ने अटैक किया था तो बजाय ईरान पे नाराजगी जाहिर करने के कतर के अवाम जो है वो अमेरिका से नाराज हुए और बेस पे और एम्बेसी पे प्रोटेस्ट किया, बड़ी भीड़ जमा हो गई कि आप क्यों हमारे यहाँ हैं? आप चुकी हैं इसलिए ऐसा हुआ है, वरना ऐसा ना होता। अब क्या सिचुएशन होगी? नंबर एक कि वहां पे अब अवामी, क्योंकि अवामी रिएक्शन होगा। देखिए अभी बहरीन में हो रहा है, तुर्की में हो रहा है, जॉर्डन में हो रहा है, मिस्र में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां से खबरें नहीं आने दी जा रही। क्या लग रहा है अब क्या कतर में क्या आपको लग रहा है कि प्रोटेस्ट होगा, लोग खड़े होंगे, दबाव डालेंगे, प्रेशराइज करेंगे, या फिर सिर्फ जो है बस ऐसे ही होके रह जाएगा कि मजम्मत होकर के? क्या क्या सिचुएशन बनेगी?